This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जहां तक ताल्लुक है चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन का, तो हमारा कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव को कुछ इस तरह डिफाइन करता है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी, इन रिलेशन टू अ कंपनी, चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है, एक ऐसा शख्स है कि जो डायरेक्टर्स के अंडर कंट्रोल और डायरेक्टर्स की डायरेक्शंस के मुताबिक काम करता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं, मामलात हैं, इनको मैनेज करने से मुतालिक इसको इख्तियारात दिए जाते हैं, इसको पावर्स दी जाती हैं। या तो तकरीबन तमाम पावर्स इसी के पास होती हैं, पावर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तकरीबन तमाम पावर्स इसके पास होती हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। मैंने कहा या तमाम पावर्स या तकरीबन तमाम। ये जो तकरीबन तमाम मैंने कहा है ना, ये इन अल्फाज को मैंने बयान किया है, सब्सटेंशली द होल। इसका मतलब है हो सकता है कुछ पावर्स डायरेक्टर्स ने अपने पास रख ली हो और तकरीबन तमाम पावर्स रिमेनिंग जो हैं वो इसको दे दी हो। कंपनी के जो अफेयर्स हैं, रोजमर्रा के जो मामलात हैं, उनको देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं यहीं पे बताना चाहता हूं कि आम तौर पर डायरेक्टर्स में से ही एक डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे अपॉइंट ना किया गया हो, तो फिर आउटसाइड द कंपनी किसी मुनासिब शख्स को, जिसको मुनासिब समझा गया हो, तो कंपनी के बाहर से, आउटसाइड द कंपनी, किसी शख्स को लाके तो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। अब डू रिमेंबर द सेंटेंस कि अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव कि जो पहले से कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, मतलब कंपनी के आउटसाइड से लाके तो इसे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है, तो ये बंदा डायरेक्टर अब कंसिडर किया जाएगा। ये पहले से डायरेक्टर नहीं है लेकिन अब ये डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और आम तौर पे ये जो बाहर से चीफ एग्जीक्यूटिव लाके अपॉइंट किया गया है, ये इसका आम तौर पे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा। यानी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये फिर एज एन एम्प्लॉय कंपनी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल जी मैंने आपको चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे रुक के जरा आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं, वरना इसको मैं बता देता हूँ आपको कुछ पूछना है तो। ओके जी, जरा सब लोग बता दें प्लीज। ओके, अब आगे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट। देखिए, अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी, कि डायरेक्टर बनने के लिए अहल और ना अहल का तस्करा हमने अपने चैप्टर नंबर 3 में किया था। सो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स दिए हुए हैं उनको याद होगा कि वहां पे इन एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर के टॉपिक के अंदर हमने काफी सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे माइनर इनएलिजिबल है, अनसाउंड माइंड इनएलिजिबल है। ठीक है, और इनसॉल्वेंट जो है वो इनएलिजिबल है, डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो कहते हैं जो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, जो पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए ना अहल है, इनएलिजिबल है, वो पर्सन कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होने के लिए
भी नाअहल है। ठीक है जी, बता दें ये भी बात समझ आ गई। या अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे जब उसे अपॉइंट किया गया था उस वक्त तो कोई इन एलिजिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, लेकिन बाद में इन एलिजिबिलिटी आ गई, तो फिर जो ही वो इन एलिजिबिलिटी कोई आ गई तो फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। लाइक जब चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंट हुआ था तो अच्छा भला सियाना बयाना साउंड माइंड था, लेकिन कुछ अरसे बाद किसी भी वजह से, चाहे किसी डिजीज की वजह से, चाहे किसी हादसे की वजह से, अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया तो इसका मतलब है कि ये अब इनएलिजिबल हो चुका है एज चीफ एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू करने के लिए। जी बताइए, पॉइंट समझ आ गया जी? जरा जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करें प्लीज। जो ही मैं पूछूं आपसे तो आप जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिया करें ताकि हमारा फिर टाइम सेव होता जाए ना। ओके, गुड, बहुत शुक्रिया आप लोगों के बताने का। आगे चलते हैं, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पास्ट पेपर का सवाल है, साथ साथ हम ये करते जाएंगे। फराया लिमिटेड जो कि एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, और ये कंपनी जो है इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स इन लाहौर। So FL is planning to appoint Gul Meher as the chief executive of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed uh, to the board that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore. So अब रिक्वायरमेंट ये है जी क्वेश्चंस की कि कानून के मुताबिक बताएं, एक्सप्लेन करें वेदर एफएल कैन अपॉइंट गुल मेहर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। सो आते हैं जी इसके जवाब की तरफ। सो जो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए इनएलिजिबल है या डिसक्वालिफाइड है तो वो बंदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी बनने के लिए भी, अपॉइंट होने के लिए भी नाअहल है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 में हमने इन एलिजिबिलिटी के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर एक पर्सन कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस के बिजनेस में इंगेज्ड हो या उसका या उसकी स्पाउस हो तो वो बंदा किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वो लिखा हुआ है जो मैंने अभी जुबानी आपको बता दिया। अब ये जो गिवन केस है इसमें आप देखें जो फ्राया लिमिटेड है ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ है अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, therefore Gul Meher is eligible to be appointed as the chief executive of FL। चूंकि वो जो इनएलिजिबिलिटी थी वो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए थी। जी जरा प्लीज बता दीजिए सब लोग, क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर भी ओके। आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जहां तक ताल्लुक है कंपनी का पहला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसके बारे में कौन फैसला करेगा, तो कानून कहता है कंपनी के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम डिटरमिन करेंगे, तय करेंगे, डिसाइड करेंगे जो लोग सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम है। अब सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं और बहुत दफा ये वर्ड वहां पे यूज हुआ था। अभी जो नए लोग हैं इनके लिए एक दफा सिर्फ मैं रिपीट करता हूँ, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम का मतलब जिन लोगों ने मेमोरेंडम के ऊपर दस्तखत किए थे, यानी जो सिग्नेटरीज हैं मेमोरेंडम के, यानी जो कंपनी के इनिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। तो कंपनी का जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव है ये कौन होगा, ये डिटरमिन करेंगे जी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम। और इस पहले चीफ एग्जीक्यूटिव के जो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स हैं, मतलब उसका नाम और उसके मुतालिक और जो इंफॉर्मेशन है, ये रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना पड़ता है। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में जो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, ये सबमिट करवाने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को। किस मौके पे, किस वक्त? along with the documents of incorporation of company, यानी जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार को
डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जा रहे होते हैं ना, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के जो पर्टिकुलर्स हैं, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करवाई जाती है। अच्छा, अब ये फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं? तो इसका जवाब है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। अच्छा, वैसे बाय द वे ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इसका बहुत क्लोज रिलेशन है जो हमने डायरेक्टर्स का टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट डायरेक्टर्स का टॉपिक पढ़ा था उसके साथ। जिन जिन लोगों को याद है वो मेरी बात समझ गए होंगे, जिनकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था। बहरहाल फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव कब तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा, कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा, कब तक? ऑफिस का मतलब है ओहदा, ऑफिस का मतलब है मनसब, पोजीशन, डेजिग्नेशन। तो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? तो जवाब है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, अनलेस के कोई शॉर्टर पीरियड फिक्स किया गया था सब्सक्राइबर्स की जानिब से, ठीक है, जब इस फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया गया था उस वक्त। तो अगर तो कोई शॉर्टर पीरियड फिक्स नहीं किया गया था तो फिर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। और कानून इसको राइट देता है कि अगर फर्स्ट एजीएम की डेट आने से पहले पहले ये इस अपने ओहदे से रिजाइन करना चाहे तो रिजाइन कर सकता है, और इवन फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को इसके ओहदे से, इसके मनसब से, इसके पोजीशन से रिमूव भी किया जा सकता है। और रिमूवल का तरीका अभी नेक्स्ट पेज पे आने वाला है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। आगे चलें जी, अपॉइंटमेंट ऑफ सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, फर्स्ट एजीएम तक ऑफिस होल्ड कर लिया फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ने, ठीक है। अब सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसके बारे में रूल्स क्या हैं? तो उसमें याद रख लें कि चूंकि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना होता है, तो डायरेक्टर्स का जब इलेक्शन हो गया, डायरेक्टर्स इलेक्ट हो गए, तो डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद 14 डेज के अंदर अंदर फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को मुंतखब करना होता है, ठीक है। डायरेक्टर्स में से किसी एक को अपॉइंट करना होता है, जैसे कि लेक्चर के आगाज में मैंने आपको बता दिया था कि जनरली डायरेक्टर्स में से ही किसी एक डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर दिया जाता है। नहीं मिला यहां से तो बाहर से ले आए। बहरहाल डायरेक्टर्स के इलेक्शन हो जाने के 14 डेज के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट जरूरी है, ठीक है। और इसी तरह अब आइंदा मुस्तकबिल में अगर कभी कैजुअल वैकेंसी हो गई, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस अगर खाली हो गया, फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो गई या वो रिजाइन करके चला गया था, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा जब खाली होगा तो 14 डेज के अंदर अंदर उसको फिल किया जाएगा, उस कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाएगा। जी जरा बता दीजिए, ये समझ आ गया जी? क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। ओके जी, थैंक यू। आगे चलते हैं। गुड हो गया। टर्म ऑफ ऑफिस यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे की मुद्दत कितनी है, टर्म कितनी है? तो वो है जी 3 इयर्स। वेरी सिंपल। जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव की वफात हो गई थी या किसी भी सूरत में अगर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खाली हो गया था और उसको पुर किया गया था, उस पोजीशन को यानी कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया था, तो कहते हैं फिर ये वाला चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ये बता कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। जब तक के अब जो भी आगे डायरेक्टर्स का इलेक्शन आ रहा है तो उस इलेक्शन में जब डायरेक्टर्स खुद इलेक्ट हो जाएंगे और फिर वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स
जब तक नया चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं कर देते तब तक वो कैजुअल वैकेंसी के तहत जो फिल किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव था वो फिर जारी रखा जाएगा, वो फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है। और अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी टर्म पूरी करके रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस से खुश हैं डायरेक्टर्स लोग, एवरीथिंग इज ओके, तो डायरेक्टर्स उसी रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को, मतलब जो अपनी 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो रहा है, उसी चीफ एग्जीक्यूटिव को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो उससे खुश नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, तो फिर किसी और पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जा सकता है। जी बता दें, ये भी समझ आ गया जी? कम ऑन। अच्छा, इसके बाद है कंटिन्यू अनटिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड। जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, ये अपनी सर्विसेज परफॉर्म करता रहता है, कंटिन्यू रखता है, जब तक कि इसका सक्सेसर अपॉइंट हो नहीं जाता। सक्सेसर मतलब जिस बंदे ने इसकी जगह लेनी है और इसकी जगह पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा। तो जब तक सक्सेसर आके अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है वही परफॉर्म करता रहेगा, सिवाय इन 2 सूरतों में। क्या मतलब? ये जो 2 सिचुएशंस अभी आपको बताने लगा हूं, इन केसेस में, इन सिचुएशंस में रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव से कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा। ठीक है। पहला पॉइंट है कि अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ऑफिस से टर्मिनेट किया गया था, मतलब उससे तो पहले ही जान छुड़ाई गई थी, उसको तो पहले निकाला गया कंपनी से। ठीक है। तो अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव को टर्मिनेट किया गया उसके ऑफिस से, तो इस टर्मिनेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव से कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा जब तक के नया चीफ एग्जीक्यूटिव आके चार्ज नहीं ले लेता। ठीक है। एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि अगर ये नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर इज ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, यानी कि जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है वो खुद रुकावट का बायस बना हुआ है नए चीफ एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट में। यानी डायरेक्टर्स लोग जो हैं वो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को रीअपॉइंट नहीं करना चाह रहे, और ये जो रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव है यही फॉल्टी है, गिल्टी है, यही कसूरवार है, ये अपना सक्सेसर अपॉइंट यानी सक्सेसर के अपॉइंटमेंट में ये रुकावट का बायस बना हुआ है। हो सकता है कि ये कह रहा हो कि जी मतलब मुझे ही रीअपॉइंट करें, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको नहीं अपॉइंट करना। तो अगर इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, ये कसूरवार है किस चीज का? नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर का, तो फिर इस रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव से कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा सक्सेसर के आने तक। ओके हो गया जी? जरा बता दीजिए, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया, कंटिन्यू वाला? सब लोग समझ गए? अच्छा जी। हम आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं कि किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास भी इख्तियार है कि वो किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट कर सकती है। अब आपके ज़हन में सवाल आ चुका होगा कि जी आखिर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार क्यों है? तो जवाब बड़ा सिंपल सा है कि अगर किसी कंपनी में जारी बात है फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी और उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पे मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड है। ठीक है। तो इस सूरत में फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास ही ये पावर, ये इख्तियार होगा कि उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ही फिर नॉमिनेट कर दे। जी बता दें जल्दी से, समझ आ गई इस पॉइंट की? होगी अंडरस्टैंडिंग? ओके। अच्छा, अब इसके बाद ये पास पेपर का सवाल है। वंस अगेन एक पास पेपर का सवाल आपके सामने है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2।
सवाल है पास पेपर का, अभी डिस्कस करते हैं। A team of young engineers is planning to incorporate। अच्छा, मैं यहाँ पे रोक के आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा जो आप सॉल्व करेंगे, और उसकी असाइनमेंट बना के मुझे आप सबमिट करवाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको चेक करके मैं बता दूंगा कि उसमें कहाँ कहाँ पे कमी है और आपने कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस क्लास में भी हम कर रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। और ये बेहतरीन प्रैक्टिस है कि अगर आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे आप सॉल्व वो क्वेश्चंस भेजेंगे, तो आपको मैं बता सकता हूं कि कहां कहां पे आपने गलतियां की हैं और इम्प्रूवमेंट आपने कैसे करनी है। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन रिज्यूम करता हूं। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance services to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of rupees 20 million. However, the engineers are not certain about appointment of first and subsequent directors and chief executive and terms of their office. Advise the team of engineers in respect of the above matters. इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने हमसे दो चीजें डिमांड की हैं, एक तो फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, और साथ में इनकी अपॉइंटमेंट, यानी फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट, और इन्हीं लोगों की मुद्दत कितनी है ऑफिस की। सो जहां तक ताल्लुक है फर्स्ट डायरेक्टर्स का, तो चैप्टर नंबर 3 में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग लेक्चर में थे उनको याद होगा, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है, कोई है जी, कोई बताएगा जरा तसल्ली के लिए। ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स ये डिटरमिन करेंगे सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है। और तादाद के बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके ओके ओके, चले ठीक है जी। फिर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट एजीएम में इलेक्ट होंगे, और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का तरीकाकार बड़ी तफसील से चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं। और डायरेक्टर्स के ओहदे की मुद्दत जो है वो 3 साल, ये हमने पढ़ा था। और फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट और इसके ओहदे की मुद्दत ये आज के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जरा इस पैराग्राफ को अगर आप जल्दी से देख लें तो जल्दी से देख लीजिएगा। जी, अभी एक सवाल आया है कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट 3 साल से कम के लिए हो सकती है। लॉ ने तो 3 साल का हुआ है, आप 3 साल के लिए अपॉइंट करें, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है या कोई और वजह है तो उसको रिमूव कर दें, ठीक है मुआज। तो 3 साल से पहले उसके ओहदे से उसे रिमूव किया जा सकता है, ये चीज, ठीक है। और रिमूवल का तरीका अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। और यार मैंने आपको काम पे लगाया था, ये पढ़ लिया? अच्छा पढ़ लिया, माशाल्लाह, गुड। ओके जी, ओके। आगे चलें जी, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट की
टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, या यूं कह लें कि चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट के लिए क्या शराइत होंगी, किन शराइत पे चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट किया जा सकेगा। सो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं चीफ एग्जेक्टिव के अपॉइंटमेंट के बारे में, ये डिटरमिन करेंगे डायरेक्टर्स, या ये देखें और लिखा हुआ है, या जनरल मीटिंग में मेंबर्स ये तय करेंगे। तो कानून ने दो रास्ते बता दिए हैं, या तो डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में तय कर लें, या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स तय कर लें। लेकिन इन टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटरमिन करने के दौरान, करते वक्त एक चीज का ख्याल जरूर रखा जाएगा, वो है कि इस सिलसिले में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस को जरूर मद्देनजर रखा जाएगा। अगर डायरेक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो डायरेक्टर्स आर्टिकल्स की प्रोविजंस को अपने सामने रखेंगे कि आर्टिकल्स में इस बारे में क्या लिखा हुआ है। और अगर जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स उन टर्म्स को डिटरमिन कर रहे हैं, तो मेंबर्स लोग जो हैं आर्टिकल्स की प्रोविजंस को जरूर अपने सामने रखेंगे, और उसी के मुताबिक फिर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट की, वो डिटरमिन की जाएंगी, तय की जाएंगी, डिसाइड की जाएंगी। जी जरा प्लीज बता दीजिए, ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला? ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट्स टू बोर्ड। अगर अभी तक आप लोगों को भूला नहीं है, तो आज के लेक्चर के आगाज में आपको ये बताया गया था कि जो चीफ एग्जेक्टिव है ये डायरेक्टर्स के अंडर कंट्रोल और अंडर डायरेक्शंस काम करता है। ये जुमला याद है वैसे बाय द वे? अभी आधा घंटा पहले की बात है गालिबन। अच्छा याद है यार, क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी याददाश्त है। तो चूंकि ये डायरेक्टर्स के अंडर कंट्रोल और अंडर डायरेक्शन काम करता है, लिहाजा चीफ एग्जेक्टिव जो है इसने बोर्ड को ही रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। और जो इसकी अथॉरिटी डिसाइड की जाती है, ये उस अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता। वो अथॉरिटी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे ग्रांट की है, इसे दी है, ठीक है। तो इसे अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए अपने फराइज सरंजाम देने होते हैं, और फिर इसने कारकर्दगी के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। स्टेटस ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, वंस अगेन एक ऐसा पॉइंट जो अभी लेक्चर के आगाज में आपको बता रहा था मैं, कि जनरली डायरेक्टर्स में से ही किसी एक डायरेक्टर को चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना किया गया हो तो बाहर से किसी पर्सन को चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर दिया जाता है। तो अगर एक पर्सन ऑलरेडी, अगर एक चीफ एग्जेक्टिव ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर ना हो, ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर ना हो, मतलब आउटसाइड कंपनी से किसी को लाके तो एज चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट कर दिया गया है, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी अ डायरेक्टर, ठीक है जी, ये चीज। तो फिर इसे डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा इन एडिशन टू हिज बीइंग अ चीफ एग्जेक्टिव। और फिर इस बंदे को जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, ये उसी तरह के होंगे जिस तरह के डायरेक्टर्स के राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं। और फिर जिस तरह की लायबिलिटीज डायरेक्टर्स की होती हैं, उसी तरह की लायबिलिटीज भी चीफ एग्जेक्टिव के ऊपर आ जाएंगी। जी बताइएगा, ये स्टेटस वाला पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? ओके। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आज का होमवर्क। और मुझे पक्का पता है कि आप लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के खुद जवाब देंगे, लिखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल भी आप सोल्यूशन को नहीं देखेंगे।
तो पहले आप खुद जवाब देंगे आई एम श्योर, ठीक है। अपने लिखे हुए जवाब को जो आप मुझे भेज देंगे, व्हाट्सएप करेंगे, बाद में आप चाहें तो इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। फायदा आपको तभी होगा, वरना नहीं। अच्छा जी, इसके बाद है रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव को इसके ओहदे से कैसे हटाया जा सकता है, तो उसका तरीकाकार देख लेते हैं जी। तो यहां पे देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल से मुतालिक। तो इससे पहले कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करूं, ये जो इनिशियल वर्डिंग है इसको देख लेते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि इन फॉलोइंग मॉड्स में से किसी भी मॉड के जरिए चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है, regardless of any provision in the articles or in his appointment to the contrary। मतलब ये कि कानून में जो तरीका गिवन है चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से हटाने के लिए, अगर उसके बरअक्स, अगर उसके ऑपोजिट, अगर उसके अगेंस्ट आर्टिकल्स में जो कुछ मर्जी लिख दिया गया हो, या उस चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ मर्जी लिख दिया गया हो, जो लॉ के खिलाफ है, तो कहते हैं वो जो आर्टिकल्स में लिख दिया गया जो लॉ के खिलाफ है, या उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया जो लॉ के खिलाफ है, वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ठीक है। चूंकि जो लॉ है ये सुप्रीम है कंपनीज के लिए। तो देखते हैं जी कि कानून ने क्या तरीकाकार प्रोवाइड किया है चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से हटाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चीफ एग्जीक्यूटिव को इसके ओहदे से हटाया जा सकता है। और वंस अगेन जी, जिन लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ रखा है, जो लोग नए आए हैं, इनकी बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी मेरी क्लास में चल रहे हैं ऑब्वियसली उनको याद होगा। और जी याद है, गुड, ग्रेट जी, माशाल्लाह। वो नॉट लेस देन 3/4 मेजोरिटी से जो करारदाद पास की जाती है, और जिस जनरल मीटिंग का कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, याद आ गया। स्पेशल रेजोल्यूशन की तारीफ, उसकी डेफिनेशन याद आ गया जी बच्चों को, माशाल्लाह। तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इसके ओहदे से हटाया जा सकता है, या ये देखें इसमें और लिखा हुआ है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन कितनी मेजोरिटी से, बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स की तादाद का 3/4। तो अगर इतनी तादाद से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की गई चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने के लिए, तो इस तरह भी चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से हटाया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और ये एक अलहदा पॉइंट है ये वाला। कहते हैं अगर कोई कंपनी ऐसी है कि जिसमें 75% से ज्यादा वोटिंग राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, तो उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव फिर गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, ठीक है। या गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन या अथॉरिटी को ऑथोराइज कर दे, तो फिर वो पर्सन भी चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके ओहदे से हटा सकता है। जी जरा बता दीजिए, रिमूवल समझ आ गई है? बता दें बच्चों। ओके जी। अच्छा, इसके बाद है नॉट टू इंगेज इन कॉम्पिटिंग बिजनेस। कॉम्पिटिंग मतलब कॉम्पिटिशन से। अब लॉ की रिक्वायरमेंट है कि
पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना, अब यहाँ पे देख लें रिक्वायरमेंट पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये खुद या इसका या इसकी स्पाउस और इसके माइनर चिल्ड्रन, ये प्रोहिबिटेड है। ये क्या नहीं कर सकते, कोई ऐसा कारोबार नहीं कर सकते कि which competes with the business of the company, ठीक है, जिस कंपनी में वो साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो कंपीटिंग बिजनेस ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव खुद कर सकता है, ना इसका या इसकी स्पाउस और ना ही माइनर चिल्ड्रन। ओके हो गया जी। और ना सिर्फ ये कि जिस कंपनी में ये चीफ एग्जीक्यूटिव है उस कंपनी के साथ ही कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब वही वाला कारोबार जो वो कंपनी कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि विद द बिजनेस ऑफ एनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी, इवन अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो वो जो कारोबार कर रही है वो वाला उस किस्म का कारोबार भी ये लोग नहीं कर सकते। ये जहां मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव या स्पाउस या माय चिल्ड्रन। और आज के लेक्चर के लिए लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑन अपॉइंटमेंट, कि अगर किसी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया और ये कोई ऐसा बिजनेस कर रहा था, तो इसके ऊपर लाजिम है कि ये इन राइटिंग डिस्क्लोज करे कंपनी के सामने, ठीक है, उस बिजनेस की नेचर। ओके हो गया जी। और जाहिर सी बात है जब डिस्क्लोज कर देगा तो फिर दो रास्ते हैं, या तो ये बिजनेस छोड़ दे, और अगर ये कहता नहीं बिजनेस तो मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है, तो फिर ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव की इसको अपॉइंटमेंट की ऑफर आई थी फिर ये क्यों बने दे दे, ना बने, क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ओके हो गया जी। अब इसके ऊपर पास पेपर का एक सवाल करते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10। Pariah Limited, an unlisted public company, is engaged in the business of manufacturing and sale of plastic bottles in Lahore. FL is planning to appoint Gul Meher as the chief executive of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed to the board that his son Sultan, who is a business graduate, अल्फाज पे गौर कीजिएगा, सुल्तान जो है वो बिजनेस ग्रेजुएट है, ठीक है, छोटा बच्चा नहीं है, माइनर नहीं है, वो बिजनेस ग्रेजुएट है, तो वो engaged है, involved है in the business of selling plastic bottles in Multan. So Gul Meher also disclosed to the board that he sometimes provides technical assistance to Sultan without any charge. अब रिक्वायरमेंट ये है जी, कहते हैं कानून के मुताबिक जरा एक्सप्लेन कर दें whether FL can appoint Gul Meher as the chief executive of the company. वैसे बाय द वे आपका जहन क्या कहता है, कौन है जहीन जो ये बता सकता है? मैंने हिंट वैसे दे दिया था, सवाल पढ़ते पढ़ते मैंने एक हिंट दे दिया था, देख लेते हैं कौन गैस करता है जी। तो हमने देखे यहां पे पढ़ा था चीफ एग्जीक्यूटिव खुद, स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन अगर कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां पे उसने क्या कहा है, माइनर नहीं है वो मेजर है यार, ठीक है। तो इस तरह जवाब क्या आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस विद द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंपनी ऑफ विच ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव। और यहां पे उसने बताया है कि in the given scenario Sultan is not a minor son of Gul Meher,
चूंकि जो रिस्ट्रिक्शन थी वो खुद चीफ एग्जेक्टिव पे थी, उसकी स्पाउस पे थी और माइनर चिल्ड्रन पे थी। तो इस गिवन सिनेरियो के अंदर सुल्तान माइनर सन नहीं है गुलमेहर का, मेजर है। Therefore, Gul Meher is eligible to be appointed as the chief executive of FL. ठीक है जी बच्चों। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए, एक तो जो पहले मैंने आपको बताया था वो 2 सवाल, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 कर लें और अल्लाह आपका भला करे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 और 8। ठीक है, नोट कर लिए जी। चले, ये आपके होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं एंड आई विल वेट। जी बिल्कुल, 4, 5, 11, 9 एंड 8 ठीक हो गया। कल इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।